जीसस का कि उसने मुझे ये मौका दिया और मेरे जीवन में लखविंदर सर दिए, मेरे जीवन में मेघराज शर्मा जी दिए और मेरे जीवन में इतनी अच्छी टीम दी, इतना अच्छा सिस्टम दिया, तो मैं बहुत शुक्र करता हूँ जीसस का। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। शुरुआत जो है वो मैं इस तरीके से करना चाहता हूँ कि रियलिटीज़ ज़िंदगी में कुछ रियलिटीज़ होती हैं और जो वो रियलिटीज़ को फेस करता है ना इंसान, उसको पता होता है कि वो कौन से अ, तरीके से अपने लाइफ़ को जी रहा है और वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे मैनेज कर रहा है और कैसे-कैसे आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और उस वक़्त में जब वो उसके बुरे हालात चल रहे होते हैं, उस वक़्त में जब कोई व्यक्ति आकर ज्ञान की बातें करता है ना उसके साथ, तो कहीं न कहीं उसका दिमाग ये कहता है कि यार ज्ञान मत दे, पैसा दे या ज्ञान ना दे, कोई धंधा दे, कोई जॉब दे, कोई बिज़नेस दे, ज्ञान नहीं चाहिए। तो दोस्त मैं उसी परिस्थिति में था और उन परिस्थितियों में से मैं निकला हूँ और मैंने जब देखा कि हाँ, अभी वो परिस्थितियों से गुज़रने के बाद मैंने जब देखा तो मैं बहुत टूट चुका था। तो शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने जीवन में जब से मैं पैदा हुआ, तब से आज तक मैंने अपने जीवन में एक आस अपने अंदर रखी थी कि मैं बहुत बड़ा काम करूँगा। जब मैं छोटा था तब भी मैंने अपने मेरी मम्मी पूछती थी, "बड़ा होके क्या बनेगा?" तो मैं उनको बोलता था कि बड़ा होके मैं एक बिज़नेसमैन बनूँगा और मैं लाखों करोड़ों रुपए कमाऊँगा, मैं करोड़पति बनूँगा। तो मेरी मम्मी मुझे कहती थी, "तू शेख चिल्ली है। हमारे खानदान में सिर्फ़ नौकरी की है लोगों ने, तू भी नौकरी करेगा, तेरे पिताजी भी नौकरी करते हैं। देख उनके आगे-पीछे कैसे नौकर-चाकर घूमते हैं वो, लोग उसको सैल्यूट मारते हैं, लेकिन वो सब कुछ रिटायरमेंट के बाद खत्म हो गया।" तो जब भी मुझे पूछा जाता था, "तू क्या बनेगा?" तो मैं हमेशा यही बोलता था कि जी मैं एक बिज़नेसमैन बनूँगा, मैं एक कारोबारी बनूँगा, मैं बड़ा काम करूँगा। लेकिन क्या करूँगा मुझे पता नहीं है। करते-करते प्लस 2 हुई, प्लस 2 के बाद थोड़ी-थोड़ी और अकल आने लगी, तो जब वो अकल आने लगी तब भी मुझे पूछते थे, "हाँ, प्लस 2 के बाद अब क्या?" इंजीनियरिंग जॉइन की, कंप्यूटर इंजीनियर बना, बीसीए किया, एमसीए किया, फिर आगे और बढ़े पीजीडीसीए। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मेरे दिल में ना एक बहुत बड़े ख्वाब थे, बहुत बड़े मतलब एक ऐसा वो था ड्रीम पार्ट था कि मैं इतना पढ़ लिया, अब जैसे ही मैं बाहर निकलूँगा तो लोग बाहर खड़े हैं मुझे हायर करने के लिए और बोलेंगे, "बराड़ साहब आपने कर लिया ये? आ जाओ, अब आप हमारे पास आ जाओ, ये लो जी आपका सैलरी पैकेज, आपको 1 लाख रुपया महीने का देंगे, आ जाओ आप, हमारी कंपनी की शोभा बढ़ाओ।" मेरे सपने चूर-चूर हो गए जब मैं जॉब तलाश करने लगा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद और मुझे जो जॉब मिली, पहली जॉब मात्र ₹1800 में। मेरा दिल टूट गया। मैंने बोला यार इतनी पढ़ाई करने के बाद ₹1800 यार, क्या होता है ₹1800? चलो उस टाइम ₹1800 की ठीक-ठाक वैल्यू थी क्योंकि मैं अकेला था। मैं बात कर रहा हूँ 98 की, 97-98 की। तो उस वक़्त चलो मानते हैं चलो ठीक है 1800 मतलब कि आज का 15,000 लगा लो। पर मेरे ड्रीम्स जो थे उस वक़्त 1 लाख रुपया था। फिर मैं और धीरे-धीरे बढ़ता गया और ऐसे ही आगे-आगे बढ़ता-बढ़ता मेरी तनख्वाह 3000 हो गई और जब मेरी तनख्वाह ₹3500 हुई, तो मेरी शादी हो गई 2006 में और जब मेरी शादी हो गई, तो उसके बाद मेरी तनख्वाह जो थी वो करते-करते मेरा एक पहले बेटा आया और जब मेरा बेटा हुआ तो वो बेटा 1 साल का हुआ तब मेरी जाकर 7500 सैलरी हुई, ₹7500 और ड्रीम्स वही थे और कहीं न कहीं दब रहे थे अंदर भी नहीं यार, बन नहीं रही बात, बन नहीं रही बात। तो मैं ना देख रहा था और कहीं न कहीं टूट रहा था, मैं रोज़ मर रहा था अंदर-अंदर।
मैं ये सोच रहा था सपने नहीं होते हैं यार, सपने होते नहीं है, मत देखो, सपने मत देखो, कुछ नहीं होता सपना-सुपना, ये बस यही है नौकरी-नौकरी। मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक कहती थी कि जॉब-जॉब ढूँढ ले, कोई बढ़िया-सा कर ले, बस यही है 40-50 साल जॉब करो, रिटायरमेंट लो, अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो बल्ले-बल्ले, नहीं मिली तो थल्ले-थल्ले, देखेंगे भाई क्या चलेगा। और उसके बाद जब 2 बच्चे मेरे हो गए, उसके बाद मेरे घर पर कहते हैं ना जहाँ पर 2 बर्तन होते हैं वो खड़कते हैं। तो मेरे घरवालों ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे मम्मी-पापा ने, हम लुधियाना में रहते थे और वहाँ से मुझे घर से निकाल दिया, बोले कि आप तो खर्चा ज़्यादा करते हो, आप 4 लोग हो, पैसे देते हो आप ₹7,000 घर पे, लेकिन आपका खर्चा 10,000 है। तो आपको पता लगेगा जब आपको किराया देना पड़ेगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा, आटा लाना पड़ेगा, बच्चों की फीस देनी पड़ेगी, फिर आपको पता लगेगा कि 1 महीने का खर्चा कितना होता है। तो मेरे मम्मी-पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। तो मैं घर से निकला, तो मैं लुधियाना में रहना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि कहीं न कहीं अगर मैं गिरूँगा तो मुझे अपने माँ-बाप की याद आ जाएगी और मैं वापस चले जाऊँगा और मुझे वो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं खुददार हूँ शुरू से और मेरे खून में ये चीज़ है कि मैं शुरू से खुददार हूँ, मैं मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो मैंने क्या किया, मैं पटियाला, मेरा एक दोस्त था, उसका डीजे का काम था। मैंने उसको कॉल किया, तो कुदरती उसने बोला, "यार क्या कर रहा है आजकल? मुझे एक बंदा चाहिए, तू आजा मेरे पास।" मैं कहा, "हाँ यार, मैं आ रहा हूँ।" तो मैंने सामान उठाया और पटियाला आ गया। ये 2013 की बात है। 2013 में जब मैं पटियाला में आया तो आके यहाँ पर उसने मुझे एक किराए पे घर लेके दिया और मुझे सैलरी ऑफ़र की ₹15,000। तो मैं बहुत खुश था कि कहाँ 7,000, कहाँ 15,000। लेकिन कहीं न कहीं एक डर भी था, अभी खर्चे भी बढ़ गए, अब क्या करेंगे खर्चों का। तो वहाँ पर जब मैं आगे पहुँचा, पर एक दिल में खुशी थी कि मैं सेल्फ मेड बन गया, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इस घर का राजा हूँ, जो मैं कहूँगा वो इस घर में होगा। हम खुश थे बहुत, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ़, हम सब बहुत खुश थे। हमें ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे हम कहीं कैद से छूट गए, हमें ऐसा फ़ील हो रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने दिन-रात काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे सपने थे और मेरे सपने जब थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 15,000 पर पहुँच गया हूँ, तो 1.5 लाख पर भी पहुँचूँगा। ज़ीरो ही बढ़ानी है, पहुँचूँगा मैं, करूँगा। तो मेरे जो मालिक थे, उन्होंने मुझे क्या ऑफ़र किया, कहते हैं, "अभी भाई हम मुझे ना यहाँ पर एक होटल है पटियाला में, इकबाल इन 5 स्टार प्रॉपर्टी है।" तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, कहते भी अगर आप सुबह, दोपहर, शाम 3 सेशन थे वहाँ पर, मीटिंग्स होती थी, पार्टीज़ होती थी, शादियाँ होती थी, तो वहाँ पर मुझे म्यूज़िक प्ले करना होता था, डीजे का काम। मैं एज़ अ जस्ट जॉकी वहाँ पर प्ले करता था म्यूज़िक। तो वो मुझे कहते थे कि आपको 15,000 सैलरी देंगे और जितनी भी आप मीटिंग्स को, पार्टीज़ को जॉइन करोगे, उसको प्ले करोगे, तो ₹300 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मैंने उनको पूछा, आप कहाँ-कहाँ पर म्यूज़िक चलाते हो? बोले सुबह 5 बजे हमारे जिम में म्यूज़िक चलता है, उसके बाद लगभग 9 बजे से लेकर 1 बजे तक होटल में चलता है, फिर 1 बजे से लेकर 3-4 बजे तक एक अलग सेशन होता है और फिर रात को 9 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक एक अलग सेशन होता है। तो मैंने काउंटिंग की कि 3-3 सौ रुपया अगर मैं ऐसे जोड़ूँगा, तो कितना 1200 रुपए जो है, वो मैं कमा सकता हूँ अगर मैं चारों सेशन अटेंड करूँ। 1200 एक हो गया, 15,000 जो मुझे मिल रहा है वो अलग मिल रहा है। तो मैंने बोला हाँ, मैं करूँगा। तो मैं दोस्तों सुबह 5 बजे पहले जिम जाता था और जिम में मैं म्यूज़िक प्ले करता था। उसके बाद लगभग 8 बजे मैं वापस घर आता था। 8 बजे पूरा एकदम तैयार होकर, नहा-धोकर, थोड़ा-सा नाश्ता कर कर, उसके बाद मैं चला जाता था सीधा अपने काम पे। वहाँ पर 9 बजे मेरी ड्यूटी ऑन थी और 9 बजे से लेकर सारा दिन, सुबह का सेशन, दोपहर का सेशन, रात का सेशन लगाकर ढाई से 3 बजे रात को, अर्ली इन द मॉर्निंग, 2:30 से 3 बजे रात को मैं घर आता था और 3 बजे आके मैं लेटता था और मैं अपनी वाइफ़ को स्ट्रिक्टली बोलता था कि मुझे साढ़े 4 बजे उठा देना। तो वो 1.5 घंटा मैं सोता था और साढ़े 4 बजे उठकर मैं तैयार होकर सीधा जिम, 5 बजे से लेकर फिर से मैं वहाँ म्यूज़िक प्ले करता था, 8 बजे घर आता था, नहा धो के नाश्ता करके 9 बजे फिर निकल जाता। तो दोस्त ये मेरा शेड्यूल था
24 घंटे में मैं मात्र 1.5 घंटे सोता था। और ये शेड्यूल को लकी सर भी जानते हैं, क्योंकि वो तब लगभग 2015 में उनसे मेरी दोस्ती हुई थी। तो वो जानते हैं मेरे शेड्यूल को, और मैं आगे बताऊँगा अपनी स्टोरी में कि वो कैसे रात को 2-2 बजे तक उन्होंने मेरी वेट की है मेरे होटल के बाहर, सिर्फ़ मुझे प्लान करने के लिए। और दोस्त, ये मेरा शेड्यूल था। आज लोग बोलते हैं ना कि विराट सर 10 लाख रुपया महीना कमाते हैं, उनका बहुत बढ़िया काम चल रहा है, उनकी तो ऐश है, ये है। लेकिन उन्होंने मेरे वो मेहनत नहीं देखी, उन्होंने मेरे पैरों के काँटे नहीं देखे हैं वो। अभी बस नहीं है, अभी और बहुत कुछ है। और 3 साल, अपने जीवन के 3 साल लगातार मेरा यही शेड्यूल था। ये जो मेरी दाढ़ी आप सफ़ेद देख रहे हैं, मेरे बाल सफ़ेद देख रहे हैं, और अभी तो मैंने थोड़ा-सा लूज़ कर लिया, लेकिन मैं पहले बहुत मोटा था, 1 क्विंटल से ऊपर। ये सब उसी कारण हुआ क्योंकि मैं 1.5 घंटे सोता था, क्योंकि मेरे ड्रीम्स थे, मुझे काम करना था, और मैं लगातार प्रयासों में लगा रहता था, लगातार। और मेरे मालिक मुझसे बहुत खुश थे, क्योंकि मैं नौकरों की तरह काम नहीं करता था, मैं मालिक की तरह काम करता था। मैं अपलाइन की तरह काम करता था, मालिक बन के, नौकर बन के काम नहीं करता था। तो उन्होंने मेरी सैलरी 20,000 कर दी, 15 से 20,000 मात्र 2 महीनों में, मेरी मेहनत को देखकर। और दोस्त, ऐसे मेरा कारवां चलता रहा, और एक बार आप सबको याद होगा कि 10 बजे डीजे बंद हो जाएगा, ऐसा फरमान जारी कर दिया था सरकार ने। तब वो कंपनी जिसमें मैं काम कर रहा था, तो वो थोड़ी नीचे आ गई। और उसी दौरान लखविंदर सर मेरे घर पे आए किसी व्यक्ति के साथ। उन्होंने मुझे एक प्लान शेयर किया, और स्टार्टिंग में मैं नहीं मानता था उस प्लान को। लेकिन मैं जानता था, मैं 98 से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। मैं नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को जानता था। लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से सेटलमेंट में आया था, 50-60 हज़ार रुपया महीना कमाने लग गया था। लेकिन मैं अपने शरीर की तरफ देखता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि आज मैं सोऊँगा, पता नहीं उठूँगा कि नहीं। इतना मोटा हो चुका था, फेस मेरा बिल्कुल काला हो चुका था, और मेरी आँखों के इर्द-गिर्द बहुत काले घेरे बन गए थे। बाल और ये सब सफ़ेद हो चुके थे, और काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं अभी 60 साल का हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब पता नहीं मैं जिऊँगा, मरूँगा क्या? मतलब कि मेरे हालात अच्छे नहीं। तो लखविंदर सर ने मुझे जैसे प्लान दिखाया, तो चलो वो आए, तो मैंने जॉइन तो किया, लेकिन मैंने उसमें काम नहीं किया। और जब भी मेरे साथ काउंसलिंग करने के लिए लखविंदर सर आते थे, तो मैं रात को 1:30 बजे, कभी 2 बजे फ्री होता था अपने होटल से, और लखविंदर सर होटल के बाहर खड़े रहते थे रात को। 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे तक उन्होंने मेरी वेट की है रात को। फिर जब मैं आता था, फिर मेरे साथ खाना खाते थे, और मेरे साथ मुझे डिस्कस करते थे कि हाँ, हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो मुझे अच्छा लगता था बातें भी, हाँ, चलो कोई तो शेख चिल्ली है। नहीं तो मेरी माँ मुझे शेख चिल्ली कहती थी कि इसके बड़े-बड़े सपने हैं, ये कहता बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ आएँगी, बड़े-बड़े घर बनेंगे, ये होगा, वो होगा। मुझे ऐसा लगता है चल कोई तो है शेख चिल्ली, मेरे जैसा कोई तो है, जो मेरे जैसे सोचता है। और तब उनके हालात भी ऐसे थे, बड़े नाज़ुक हालात थे उनके, बहुत ज़्यादा, पैसा तो था ही नहीं, बहुत नाज़ुक हालात। और ऐसे करते-करते हम आगे बढ़े, और एक टाइम ऐसा आ गया कि जो मेरी जॉब थी वो छूट गई, क्योंकि वो 10 बजे वाला फंडा आ गया कि रात को 10 बजे डीजे ऑफ हो जाएगा। जॉब क्विट करनी पड़ी, और उसके बाद मैं ढूँढ रहा था क्या करूँ? तो कुछ दिखा नहीं, तो लखविंदर सर के साथ ही था, तो काम करना स्टार्ट किया। इन बिटवीन काम में चलते-चलते मुझ में बहुत एटीट्यूड थे, लखविंदर सर में बहुत एटीट्यूड थे, तो हमारी कुछ कहा-सुनी हुई, और हम लोग एक-दूसरे से दूर हो गए। और लगभग हम 2 ढाई साल दूर रहे, और उसके बाद मैं, जो वो मेरा सफ़र था, तब मैं बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था, और कहीं भी काम नहीं मिल पा रहा था, और काफ़ी प्रॉब्लम से होके गुज़र रहा था। और एक टाइम ऐसा आ गया कि मैंने अपना घर चलाने के लिए अपना मोबाइल बेचा, और मेरे पास उस टाइम एक ऑल्टो कार थी, के10, वो मैंने बेची। और फिर उसके बाद एक स्विफ्ट कार भी मैंने ली थी, वो मैंने बेची। फिर मैंने घर में जितनी भी चीज़ें थी, इवन मेरा एसी था, मैंने एसी भी निकाल के बेचा, अपना घर चलाने के लिए। और मैंने बहुत कोशिश की काम करने की, काम ढूँढने की,
पर मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। और एक टाइम ऐसा आ गया कि मेरे घर में खाने के लिए एक आटे का दाना भी नहीं था। ज़्यादा दूर नहीं, 4 साढ़े 4 साल की पहले की बात कर रहा हूँ। और मेरे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था, एकदम ज़ीरो था। और एक दिन ऐसा हो गया कि मैं अंदर से इतना टूट गया, मेरी वाइफ़ इतनी टूट गई अंदर से कि हम दोनों ने डिसाइड किया कि 3-4 महीने हो गए हमने बच्चों की फीस नहीं दी है, 3-4 महीने से हमने घर का किराया नहीं दिया है। तो जब भी दरवाज़ा खड़कता था तो हमारा दिल धड़कता था, पता नहीं कौन आ गया माँगने वाला। अब क्या करेंगे, कैसे देंगे, क्या बोलेंगे उनको? हम दे नहीं पा रहे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? बड़ा प्रॉब्लम में हम लोग हैं। तो क्या हुआ दोस्त कि अ, हमने डिसाइड किया कि आज बच्चे स्कूल से आएँगे तो हम उनको पॉइज़न दे देंगे, हम उनको ज़हर दे देंगे, उनको मार देंगे और उसके बाद हम खुद मैं और मेरी वाइफ़ हम दोनों ज़हर ले लेंगे और हम खुद भी मर जाएँगे। तो ये सिचुएशन हमारे जीवन में आ गई और मैं टूट गया, मैं हार गया। अब मुझे मरना था, अपने बच्चों को मारना था इन्हीं हाथों से। दोस्त, इस सिचुएशन में से ना भगवान किसी दुश्मन को भी ना निकाले। ये सिचुएशन जैसे मैंने बड़ी आसानी से बोल दी आपको, आपने सुन ली, लेकिन आज भी मेरा दिल काँपता है। ये सिचुएशन किसी के भी जीवन में ना आए और उस वक़्त जब हम ये सब कुछ करने वाले थे, तो मेरा एक दोस्त है, उसका वो घर आ गया, एक अचानक से घर आ गया। मुझे नहीं पता था कि वो आएगा और आके पूछ रहा है, "बराड़ साहब कहाँ पे हो आप? मिल नहीं रहे हो, कहाँ पर रह रहे हो?" तो मैंने इनको बोला कि यार ऐसा-ऐसा है कि मेरे जीवन में कुछ दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो उसने मुझे बोला, "यार अभी तू क्यों सफ़र कर रहा है? अभी चल मेरे साथ।" मैंने बोला, "कहाँ लेके जाएगा?" बोले, "है कोई व्यक्ति जो तेरे को देखेगा और तेरे अंदर पॉज़िटिविटी देगा।" मैं कहा, "ठीक है, चल भाई।" मैं और जब बुरे हालात होते हैं तो कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी किसी बाबा के पास, कभी कोई धागा, कभी तावीज़, कभी कुछ, हर जगह जिसने जो बताया मैंने वो किया। वहाँ पर दिया जला दो, दिया जलाया, वहाँ पर ये कर दो, वो कर दिया, यहाँ पर चुन्नी चढ़ा दो, चुन्नी चढ़ा दी। जो जिसने बोला मैंने वो किया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद वो मुझे कह रहा है, "यार मेरे साथ चर्च चलेगा?" मैं कहा, "हाँ, चलूँगा।" मैं तो हर जगह जाके आया। पंजाबी में कहावत है ना, "मरदा की नहीं करदा।" तो मैं चर्च गया और जैसे ही मैं चर्च गया वहाँ पर पास्टर जी मिले और पास्टर जी ने मुझे कुछ बातें ऐसी बताई कि मेरी अंदर की आँखें खुली और मैंने देखा यार भी मैं इतना घटिया बाप हूँ कि मैं अपने हाथों से अपने बच्चों को मारने वाला था। ओहो! मेरी आँखें खुली और मैं वापस घर आया कि जिन हाथों से मैं अपने बच्चों को ज़हर देने वाला था, उन्हीं हाथों से मैं अपने बच्चों को रोटी दूँगा, मुझे जो मर्ज़ी करना पड़े। मुझे चाहे अपनी किडनी बेचनी पड़े पर मैं करूँगा। और आप यकीन मानिएगा, मैंने लोगों को पूछना भी शुरू कर दिया था कि भाई मुझे अपनी किडनी बेचनी है, बताइए कितने पैसे मिलेंगे? कोई बोल रहा था 30 लाख मिल जाएगा, कोई बोल रहा था 25 लाख मिल जाएगा। तो मैंने प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया था कि अगर मुझे 30 लाख मिलेगा तो मैं ऐसे-ऐसे करके प्लानिंग करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। मैंने सोचना भी शुरू कर दिया। लेकिन ईश्वर का धन्यवाद है कि मुझे ये काम, ये नौबत नहीं आई और पास्टर जी ने मुझे बहुत पॉज़िटिव किया और मैं तब फ्री था तो मैंने बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया, तो बाइबल ने मुझे बहुत पॉज़िटिव किया। और मैं बार-बार मैं जीसस का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे मेरे पास्टर जी ने एक चीज़ सिखाई, कहते हैं अगर आपको आगे बढ़ना है ना तो आपको अगापे लव करना पड़ेगा, अनकंडीशनल प्यार करना पड़ेगा सबको। मैंने बोला जी ठीक है करेंगे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपका कोई दुश्मन तो नहीं है जीवन में? मैं कहा हाँ है, कौन है कहते? मैं कहा है एक लखविंदर खंगूड़ा उसका नाम, वो मेरा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। बोले उसको प्यार करना है। मैं कहा ये नहीं होगा, मैं चर्च आना छोड़ दूँगा, ये चीज़ें मुझसे नहीं होंगी, आप मुझे चेंज मत करो। बोले ठीक है अगर फिर ठीक है सुसाइड कर लो और क्या। फिर मैंने सोचा यार भी प्यार ही करना है। बोला हाँ, कैसे करूँ? कहते जी आप उनका उनके परिवार का नाम लिखो और भी जो व्यक्ति हैं, जिनसे आप नफ़रत करते हो या दुश्मन समझते हो, उनका नाम लिखो, अपने सामने दीवार पे चिपकाओ
अलमारी पे चिपकाओ और उनके लिए प्रेयर करना स्टार्ट करो और उनको बोलो कि आई लव यू। आप बोलो, आप बोलो खुदा के सामने कि मैं उनसे प्यार करता हूँ, खुदा उनके दिल में भी प्यार डाल। तो मैंने ऐसे ही करना स्टार्ट कर दिया। उस दिन से मैंने पूरे दिल से अपने सबको, जितने भी जिनको मैं बुरा समझता था, उनको मैंने माफ़ किया। मेरा दिल हल्का होना स्टार्ट हो गया और मैंने लगातार मैंने प्रार्थना की, मैंने प्रेयर में रहा और मैंने प्रार्थना करता रहा, लकी सर को ब्लेस करो, उनके परिवार को ब्लेस करो, मैं उनसे प्यार करता हूँ। और यकीन मानिएगा दोस्त, एक दिन सुबह लगभग पौने 7 बजे मुझे फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया, वो अननोन नंबर था, क्योंकि लकी सर का नंबर तो मैंने ब्लॉक में डाला हुआ था। अननोन नंबर से फ़ोन आया, मैंने फ़ोन उठाया तो वो लकी सर का वो आवाज़ थी, उनकी आवाज़ सुनते ही मैं रोने लग गया। मैं रो इसलिए ल रहा था कि मेरा जीसस मेरी आवाज़ को सुन रहा था और उसने मन बदल दिए, मेरा भी और लकी सर का भी। लकी सर भी बहुत रोए। हम दोनों रोए और माफ़ी माँगी एक-दूसरे से। फिर वो घर आए। हम गले लग के इतना रोए कि हमें अपनी हमारी बीवियों ने अलग किया पकड़ के। और तब से लेकर आज तक एक भाइयों से ज़्यादा बॉन्डिंग मेरी उनके साथ है। और उन्होंने फिर कुछ समय के बाद मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे करके हम रेनेटस में हैं, ये सिंगल प्रोडक्ट है, ये है, तो मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं कहा सर मिलिए, ज़रूर आइए। कौन-कौन आएगा? कहते मेरे साथ गुरतेज सर हैं, वीरभान सर हैं, मैं हूँ, 3 लोग हैं। तो मैंने बोला कि ऐसा करना सर, आते हुए दूध लेकर आना, मेरे घर में आपको चाय पिलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, कि आप दूध लेकर आएँगे तो चाय बन जाएगी, अदरवाइज़ नहीं बनेगी। मेरे पास तो ₹20 भी नहीं है कि मैं एक दूध का पैकेट लाऊँ। उस वक़्त ₹20 का पैकेट था दूध का, 3 साल पहले। तो वो दूध लेकर आए और उन्होंने मुझे सारा प्लान बताया, हमने मिलकर चाय पी। और जब उन्होंने सब मुझे बताया और मैंने देखा, तो मैंने हाँ की। मैं कहा ठीक है, हम करेंगे, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। बोले कोई बात नहीं, आप 2 प्रोडक्ट रखो, जब पैसे होंगे तो मुझे देना, क्योंकि वो मेरे स्वभाव को जानते हैं कि मैं वापस करता हूँ। तो हमने वो 2 प्रोडक्ट यूज़ करने स्टार्ट किए, तो मुझे भी कुछ प्रॉब्लम थी, वो ठीक हुई, मेरी वाइफ़ की कुछ प्रॉब्लम थी, वो ठीक हुई। तो हमने डिसाइड किया कि यार काम तो करेंगे, काम तो करेंगे। फिर इन बिटवीन एक आईडी लगाने के लिए और आगरा में एक फंक्शन था कंपनी का, रिट्रीट फंक्शन था। तो लकी सर का फ़ोन आया, कहते वहाँ पर जाना है। मैं कहा ठीक है, जाएँगे। तो हमारे पास एक लास्ट पुश्तैनी ना, एक होती है ना पुश्तैनी, माँ ने जो दी, उनको उनकी माँ ने दी थी, एक अंगूठी थी सोने की छोटी-सी। हमने सब कुछ बेच दिया था, लेकिन उसको नहीं बेचा था, कि लेकिन क्योंकि जो हमने हमें अपनी माँ के सामने जाना पड़ता है, तो हमारी माँ को बताना पड़ेगा कि ये है हमारे पास, इसको नहीं बेचा है हमने। तो मैंने आखिरी चांस लिया। तो मैंने अपनी वाइफ़ को बोला कि मुझे काम करना है, मेरे पास पैसे नहीं है। ये अंगूठी मुझे दे दो, मैं इसको बेच दूँगा, जो भी 2-3 हज़ार 4 हज़ार मिलेगा, उससे मैं अपने काम को आगे बढ़ाऊँगा। तो मेरी वाइफ़ ने मुझे वो अंगूठी दे दी और जैसे ही मैं उसको बेचने वाला था, तो गुरजीत सर और मनदीप, ये दोनों मेरे घर पर आए हुए थे तब। तो मनदीप ने पूछा, कहते भैया क्या करना है अंगूठी का? मैं कहा बेचूँगा। मुझे रिट्रीट पे भी जाना, मेरी जेब खाली है और मेरे पास नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, मैं कैसे करूँगा? मेरे पास खर्चा नहीं है कि मैं जाऊँ, प्लान करने के लिए जाऊँ, कुछ करने के लिए जाऊँ। तो वो बोली ये अंगूठी मुझे दे दो और मैं आपको पैसे देती हूँ। उन्होंने मुझे ₹3000 दिए, मैंने अंगूठी उसको दे दी, मनदीप को। और वो 3000 से, बल्कि मैंने अपनी जेब में ही रखा, वो खर्चा नहीं, मैंने फ़ील्ड में उसको यूज़ किया। उसको मैंने फ़ील्ड में यूज़ किया, जब तक मैं कर पाया, जब तक मैं उसको चला पाया। और आप यकीन मानिएगा, उस 3000 से मैंने कुछ खाया-पिया नहीं, मैंने सिर्फ़ उससे बस का किराया या ऑटो का किराया, रिक्शा का किराया, क्योंकि मेरे पास कोई साधन ही नहीं था। इन चीज़ों पर मैंने इसको खर्च किया, खाने-पीने के लिए खर्च नहीं किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मुझे समझ आया, मैं वहाँ पर गया, आगरा में गया,
तो आगरा में उस वक़्त ये था कि अ, रीट्रीट क्वालीफाई नहीं हुआ था मेरा, लेकिन लखविंदर सर बोले कि तू मेरे साथ चल, एक बार देख भी क्या है, क्योंकि मैं मेरी तो शुरुआत थी, मेरा तो कोई कुछ भी नहीं हुआ था अभी, ज़ीरो ही था। तो उस वक़्त रीट्रीट पर ज़्यादा लोग नहीं होते थे, स्टार्टिंग थी 3 साल पहले। तो तब वो कहते थे कि हाँ, आप अपनी टीम में से 5-6 लोग, 10 लोग ला सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, आप ले आओ। तो वो मुझे ले गए। तो जब मैं वहाँ से वापस आया, तो मेरा माइंड खुल गया एकदम भी नहीं यार, प्रोडक्ट अच्छा, प्लान अच्छा, कंपनी अच्छी, मैनेजमेंट अच्छी, अब तो कुछ करना है। मेरी व्हाय क्लियर हो चुकी थी। तो दिल से तो मैं टूटा हुआ था कि अंदर कुछ था ही नहीं और गिल्टी थी। एक हारा हुआ इंसान, एक निहायत ही घटिया बाप जो कि अपने बच्चों को मारने के लिए सोच सकता है। अभी गुरजीत सर की टीम में लगभग 772 लोग सुन रहे हैं और सुखजिंदर सर की टीम से 642 लोग मुझे सुन रहे हैं और लगभग 760 लोग जो हैं वो मुकेश जी की टीम से मुझे सुन रहे हैं। आप सब में से इतना घटिया बाप कोई भी नहीं होगा जो अपने बच्चों को ज़हर देना चाहता है। मैं हूँ, मैं था। आई एम अ wretched पर्सन, आई वाज़ अ wretched पर्सन। और उसके बाद जब मेरी वाई क्लियर हुई, आप यकीन मानिएगा 1-2 साल तो मैं अपने बच्चों से नज़र भी मिला नहीं पाया कि मेरे बच्चे क्या बोलेंगे। लोग बच्चे तो भाग के जाते हैं ना अपने पिता के पास बचने के लिए कि पापा वो मुझे मार रहा है, भाग के आके गले लग जाते हैं। अब यहाँ पर पापा के पास आएँगे तो पापा मारेगा, बोलो कैसा पापा? आप तो मुझसे अच्छे पिता हैं, आपके सर्कमस्टेंसेस मुझसे अच्छे हैं। आपका अगर काम नहीं चल रहा है, तो आप सोचिए ना, मुझसे तो बेहतर हैं आप। मेरे सर पे ना तो छत थी, ना मेरे पास खाने के लिए कुछ था और ना ही अंदर हौसला था कि मैं जिऊँ, मैं तो सुसाइड वाला बंदा हूँ। मैं तो ऐसा इंसान था, टूटा हुआ। और दोस्त उसके बाद जब मेरी वाई क्लियर हो गई, कहते हैं ना बड़े सेमिनार्स जो होते हैं, वो जीवन बदल देते हैं। तो वो बड़े सेमिनार ने मेरा जीवन बदल दिया। आपके पास भी मौका है, 23 तारीख को बहुत बड़ा सेमिनार होने वाला है लुधियाना में, गुरु नानक भवन में। वहाँ पर 1500 प्लस लोग होंगे। आपके पास मौका है अपने जीवन को बदलने का, वहाँ पर आइए, अपने साथ सभी लोगों को लेकर आइए, मैक्सिमम लोगों को। पता नहीं किसका जीवन बदल जाए। पता नहीं कितने ब्राड़ हैं, जो अपने बच्चों का गला घोंटने वाले हैं। पता नहीं कितने ब्राड़ हैं जो मर रहे हैं, आप उनको जीवन दे सकते हैं। पता नहीं कितने मेघराज शर्मा हैं, जिनके ऊपर 27 लाख का कर्जा है। पता नहीं कितने लखविंदर सिंह खंगूड़ा हैं, जिनके ऊपर 47 लाख रुपए का कर्जा है दोस्त। ये मूवमेंट हम तीनों पर थी। लखविंदर सर भी सुसाइड के मौके पर थे, मोड़ पर थे। मेघराज शर्मा भी सुसाइड के मोड़ पे था और मैंने तो हद ही पार कर दी थी। खुद भी मरूँगा, बच्चों को भी मारूँगा। तो दोस्तों जब मेरा व्हाय क्लियर हुआ ना, उसके बाद मैंने ना आप देखा ना ताप देखा और मैं पैदल चलकर, यकीन मानिएगा, पैदल चलकर और चप्पल मेरे पैरों में, चप्पल, क्योंकि मेरे पास अच्छे शूज़ वगैरह कुछ नहीं था। चप्पल पहनकर और घसी हुई जीन्स पहनकर और मेरी टी-शर्ट, कॉलर वाली टी-शर्ट जिसके यहाँ पर घोड़ा बना होता था बड़ा-सा और उसके यहाँ छेद था, मुझे याद है। वो टी-शर्ट पहनकर मैं चलकर, पैदल चलकर जाता था प्लान करने के लिए। और ऐसे ऐसे फ़ाइल होती थी, मैंने ऐसे फ़ाइल पकड़ी होती थी और ऐसे चलता था और मैं जाके प्लान करता था। और जब मैं प्लान करता था तो लोग मेरे कपड़ों की तरफ ही देखते रहते थे।
मेरी चप्पल की तरफ देखते रहते थे और मैं कुर्सी के पीछे अपने पैर छुपाता रहता था, अंदर भी इनका ध्यान इसकी तरफ ना ही जाए तो अच्छा है। और लोग मुझ पे हँसते थे और मैं उनको एक ही बात कहता था कि आज आप मेरी चप्पल मत देखिए, प्लान देखिए, प्रोडक्ट देखिए, आने वाले समय पर कहीं आपको पछताना ना पड़े। तो वो लोग हँसते थे, बोलते थे ठीक है आपको बताएँगे, लेकिन कोई बताता नहीं। ऐसे ही मैं प्लान करने के लिए गया तो एक लेडीज़ के पास में प्लान करने के लिए गया तो वो बोली, "सर आप किस पे आए हैं मेरे पास?" मैंने बोला, "जी बस में आया हूँ।" "तो अगर मैं आपके साथ जॉइन करूँगी तो हम काम कैसे करेंगे? फ़ील्ड कैसे करेंगे?" मैं कहा, "जी बस पे करेंगे, रिक्शा पे करेंगे, ऑटो पे करेंगे।" कहती, "ऐसे तो काम नहीं चलता।" मैं कहा, "मैं चला के दिखाऊँगा।" "नहीं आपके पास गाड़ी तो होनी चाहिए।" मैं कहा, "नहीं गाड़ी-गुड़ी कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन 3 महीने बाद होगी ये बिल्कुल क्लियर है। और अगर आप चाहती हैं कि 3 महीने बाद आपका भी कोई मुकाम हो तो आज आपको मुझे जॉइन करना पड़ेगा। मेरे पास गाड़ी नहीं है पर मेरे पास हौसला है, मेरे पास नॉलेज है।" मुझे याद है दोस्तों, उस लेडीज़ ने 10 प्रोडक्ट के साथ मुझे जॉइन किया था और हमने काम भी किया बस में। और दोस्त जज़्बों के साथ काम होता है और मैं इस जितनी मैंने मेहनत की, उस मेहनत से पैदल चल-चल के मैंने एक चीज़ को सीखा है कि जो योद्धा होते हैं, जो वाक़ई में काम करने वाले लोग होते हैं ना, जो वाक़ई में लीडर्स होते हैं ना, वो आपको नहीं देखते हैं, वो आपके प्रोडक्ट को और आपके प्लान को देखते हैं और आपके एटीट्यूड को देखते हैं। सबसे ज़्यादा आपके अंदर आग कितनी है? आपके अंदर एटीट्यूड क्या है? क्या आप ऐसे बात कर सकते हैं? ये उसको देखते हैं, कपड़ों को नहीं देखते, गाड़ी को नहीं देखते, प्लान और प्रोडक्ट एंड में देखते हैं। सबसे पहले वो आपका एटीट्यूड देखते हैं, एटीट्यूड के अंदर क्या भरा हुआ है और यही एटीट्यूड मैं दिखाया सबको। लोग कहते थे, "अरे! आप अपने हालात तो देखिए, क्या करेंगे आप? आप हमें कैसे चलाएँगे? कैसे होगा? क्या होगा?" मैं कहा, "भाई मेरे कपड़े मत देख, मेरे हालात मत देख, तू मुझे देख, मेरे हौसले को देख, मैं चलूँगा ना जब तेरे साथ, दुनिया हिला के रख देंगे।" बोले, "यार आप में हौसला बहुत है।" मैं कहा, "वो तो है, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग होते हैं, जो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं।" मैं कहा, "मुझे रिकॉर्ड तोड़ना है क्योंकि मेरे पास वापस जाने के लिए रास्ता नहीं है। मैं दोबारा नहीं सोच सकता यार अपने बच्चों को मारने के लिए। मैं दोबारा नहीं सोच सकता, कभी भी नहीं सोच सकता। इम्पॉसिबल, मुझे पॉज़िटिव होना है और मुझे आगे बढ़ना है। मेरे पास एक मौका है और यही आखिरी मौका मेरे पास है। मुझे इसके ऊपर हिट मारना ही मारना है, दूसरा विकल्प नहीं है मेरे पास।" कई लोगों के पास है, नौकरी की बेड़ियाँ डाल रखी हैं, रेनेटस नहीं चलेगा तो नौकरी चलेगी। कइयों ने दुकान पाल रखी है, कइयों ने कुछ पाल रखा है, कुछ यकीन मानिए वो आपके पैरों की बेड़ियाँ हैं दोस्त, करोड़पति नहीं बन पाएँगे। और उसके बाद जब मैंने और आगे बढ़ता मैंने आगे-आगे बढ़ता गया तो स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूँ कि जब मेरा अभी पे आउट नहीं बना था और बिल्कुल शुरुआत मेरे साथ एक व्यक्ति आया था, संजय धीमान उसका नाम था, उसके पास स्कूटर था। हम लोग ₹20 का तेल डलवाते थे और एक्टिवा को पैदल लेकर जाते थे और मतलब कि पैदल चलते थे, एक्टिवा को चलाते नहीं थे क्योंकि उसमें ₹20 का तेल था। जैसे ही हम उस व्यक्ति के घर के पास पहुँचते थे, उसके मोड़ पर एक्टिवा के ऊपर बैठ के फिर जाते थे, उसको लगे कि हम एक्टिवा पर आए। फिर हम प्लान करते थे। तो एक उनकी बुआ जी की आईडी ₹2160 उस वक़्त ₹2160 की आईडी आती थी। ₹2160 उन्होंने कैश दिए मेरी पहली आईडी क्योंकि अ, जो प्लान मैंने किया और मेरे प्लान करने से जो पहली आईडी आई, मुझे प्लान भी ढंग से करना नहीं आता था, बिल्कुल नॉर्मल था। बस मेरा एटीट्यूड देख के वो आंटी जॉइन हो गई थी और उन्होंने झट से ₹2160 निकाल के मुझे दे दिए थे। जैसे अभी बरसात हो रही है ना, ऐसी ही सेम बरसात तब हो रही थी और लकी सर का फ़ोन आया, "बराड़ साहब ऐसा करो कि आप दिड़बा आ जाओ,
वहां पर बैठेंगे, प्लानिंग करेंगे आगे क्या करना है। मैं कहा ठीक है सर। मेरे पास पैसे नहीं थे, वही 2160 रुपए था जो वो आंटी ने मुझे दिया था, उनकी आईडी लगानी थी। मैं और संजय हम दोनों बस के ऊपर लटक कर, पूरे भीग कर, सिर से लेकर पाँव तक पूरे भीग कर हम लोग लखविंदर सर के पास पहुंचे और लखविंदर सर बस स्टैंड के पास हमारा इंतजार कर रहे थे अपनी गाड़ी में, क्रेटा में। उसके उस वक्त उनके पास क्रेटा थी। तो वो हमें देखे और देखकर बिल्कुल वो अचंभित हो गए, यार भाई, अच्छा वो जो बारिश थी ना वो सर्दियों की बारिश थी और हम पूरा भीगे हुए ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम पानी। उन्होंने जल्दी-जल्दी अपनी गाड़ी में हीटर ऑन किया और हमें गाड़ी में बिठाया और हमने अपने सॉक्स उतारे, सब कुछ किया और चाय पिलाई उन्होंने। 2 बार हमें चाय पिलाई, भी 1 कप और पी ले, 1 कप और पी ले, ठंड ना लग जाए कहीं। तो हम जब स्टेबल हुए आधे घंटे के बाद, तो मैंने 2160 रुपए निकाल के लक्की सर के हाथ में रखे, कहा सर ये मेरी पहली आईडी है जो मैंने प्लान करके ये ली है, ये आप। कहते ब्राड, आपको कोई कामयाब होने से रोक ही नहीं सकता। ऐसा लक्की सर ने मुझे उस टाइम कहा था। कहते आप बहाना बना सकते थे कि सर आज बारिश हो रही है, मेरे पास पैसे नहीं है आने के लिए, मैं बस के अंदर बैठ के नहीं आ सकता, लेकिन आप तो लटक कर आ गए। और मेरे पास 2160 रुपए थे, वो भी मैंने खर्च नहीं किए। कई लोग तो अपने अपलाइन के ऊपर एहसान करते हैं, भी कोई बात नहीं, बारिश में जा रहा हूँ, 100-200 रुपया खर्च लिया, बाकी अपलाइन डाल देगी, कोई बात नहीं। नहीं, 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 ईमानदारी होनी ज़रूरी है। तो उन्होंने बोला कि तुझे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। लखविंदर सर अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो मैं आज भरी पंचायत में ये बोल रहा हूँ कि लखविंदर सर, आपका छोटा भाई करोड़पति बन गया। आपकी कही हुई बात पूरी हो गई। आज 2 करोड़ से ज़्यादा मैं कमा चुका हूँ। आपका छोटा भाई, आप मुझे अपने बच्चे की तरह देखते हैं, मुझे पता है। आपका बच्चा करोड़पति बन गया। आपने जो आशीर्वाद मुझे दिया था, आज वो पूरा हो गया है। और यकीन मानिए दोस्त कि वो हम सबके ऊपर ऐसा ही आशीर्वाद देना चाहते हैं। ब्राड साहब, आई प्राउड ऑफ यू। लव यू लकी सर, थैंक यू। मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, समझ सकता। आई प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और दोस्तों, जैसे ही हम और आगे बढ़े, बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे लाइफ में। अच्छे कपड़े नहीं थे, कोई बढ़िया व्हीकल नहीं था, कुछ भी नहीं था। और दिन रात चलते थे हम लोग, दिन रात। मैं दिन रात चलता था, पैदल चलता था। और मुझे याद है 1-2 बार मैं साइकिल पर भी गया हूँ प्लान करने के लिए। और आज अगर किसी से बोला जाए ना कि सर, क्योंकि मैं काउंसलिंग करने के लिए अगर अलग-अलग टीम्स में जाता हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ आपका व्हाय क्या है? अपना-अपना बहाना बना देते हैं। सर मेरी जॉब है, सर मेरा ये है, मेरे पापा नहीं मानते, मेरी मम्मी नहीं मानती, मेरी दुकानदारी है, मेरी 1 लाख की जॉब है, मेरा ये है, मेरा वो है। और मेरे भाइयों, अगर आप संपूर्ण हैं, आपके पास अच्छा पैसा है, अच्छा कारोबार है, फिर भी आप रेनेटिस को ज़रूर करें, क्योंकि और शिद्दत के साथ करें, क्योंकि मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं, जो मरने के कगार पर हैं और आप जाकर उनको बचा सकते हैं। अगर आपके घर में खाना है, आपके सर पे छत है, ज़रूरी थोड़ी है सबके ऊपर है। आज मौका है हमें कि हम लोगों की मदद कर सकें। अपने ड्रीम को बड़ा कीजिए प्लीज़, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। मेघराज शर्मा जी जैसे बहुत सारे लोग हैं। लकी सर जैसे बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे हीरे दबे हुए हैं।
सग्गू साहब जैसे पता नहीं कितने हीरे हैं जो दबे हुए हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा। गुरजीत सर जैसे पता नहीं कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग। मुकेश सर जैसे, अमन जैसे, कितने लोग हैं जो भार भार के नीचे हैं। उनको निकालना है, उनको निकालना है दोस्त, मिलना पड़ेगा, हम सबको एक होना पड़ेगा, हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर मैं ऐसी स्थिति में मैं ऐसी स्थिति में कर लिया मैंने, आप नहीं कर सकते। एक दिन तो मेरी बीवी ने मुझे ऐसा बोल दिया था कि यार पता नहीं तेरे साथ मेरी शादी कैसे हो गई। अच्छा होता कि किसी सरकारी, चाहे प्यून ही होता, चपरासी होता, पर सरकारी होता और रोटी तो मिलती 2 वक़्त की, वो अच्छा होता। उस दिन तो मैं मर ही गया था। भी यार मेरी बीवी भी ऐसा मुझे बोल रही है, लेकिन वो सच्ची थी अपनी तरफ, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं था। आज सोच के देखिए थोड़ा-सा, कहीं आपके घर में कोई ऐसा हालात तो नहीं है? या ऐसे व्यक्ति को, किसी को आप जानते हैं जिसके घर में ऐसे हालात हैं? क्या आपके पास कोई चारा है उस व्यक्ति को बचाने के लिए? हमारे पास है, रेनेटस वेलनेस। और दोस्तों, इतने चैलेंजेस को पार करने के बाद, बहुत अनथक मेहनत करने के बाद यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। और मुझे याद है कि मैंने उसपे कुछ वीडियोज़ बना के अपने डाले। और जब मैंने अपने वीडियोज़ डाले थे उस टाइम मैं बिल्कुल ज़ीरो था, कोई पैसा नहीं था। मैंने नॉलेज इकट्ठा किया प्रोडक्ट के बारे में और उसको मैंने यूट्यूब के ऊपर डाल दिया और उसका टाइटल मैंने दिया, सावधान रेनेटस नोवा का रिज़ल्ट नहीं आ रहा। प्लान को डाला, फिर मैंने एक ऑफ़िस ओपन किया। वहाँ पर बहुत मुश्किल से सर्वाइव करते थे हम लोग, क्योंकि तब मेरा 250, 300, 400 सीसी मैच होता था और मैं सारे के सारे पैसे ऑफ़िस के खर्चे में डाल देता था। क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बड़ा काम करना है। 40-50 हज़ार, 1-2 लाख नहीं चाहिए मुझे। मुझे चाहिए था 5 लाख से ऊपर 1 महीने का, उससे नीचे तो मुझे चाहिए ही नहीं था। तो मैंने सारा खर्चा, जितना पैसा मैंने इसी में लगाया, इसी में लगाया। मेरा पे आउट आता था, मैं सारे पैसे इसी में लगाता था। वीकली मीटिंग करते थे हम लोग, मैं ऑफ़िस का खर्चा करते थे, 1 टू 1 करते थे, आज भी 1 टू 1 मैं करता हूँ और सारा खर्चा मैं इसी में लगाई गया, लगाई गया, लगाई गया, लगाई गया। और आज एक ऐसा मोड़ आ चुका है मेरे जीवन का, मैंने अपनी वाइफ़ को लगभग 9.5 लाख रुपए की गाड़ी ऑटोमेटिक गिफ्ट की। विक्ट्री इंटरनेशनल ने मुझे सपोर्ट किया और रेनेटस वेलनेस के माध्यम से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ। और जो मैंने मेहनत की थी पैदल चल के, बसों पर लटक-लटक कर, भीग-भीग कर, उन सारी चीज़ों से 20 लाख की क्रेटा गाड़ी मैं एन्जॉय कर रहा हूँ आज। मैंने अपने बेटे को अभी, पहले भी एक एक्टिवा था, अभी लेटेस्ट 1 डेढ़ हफ्ते पहले मैंने उसको ब्रांड न्यू एक और एक्टिवा लेके दी है स्कूल जाने के लिए। बड़े हो गए हैं बच्चे। 2.5 से 3 करोड़ का मेरा घर बन रहा है और उस घर में स्विमिंग पूल है, जिम है, लिफ्ट है, 7 स्टार प्रॉपर्टी बनाएँगे उसको। तो अगर मैंने शुरुआत पैदल चलकर ना की होती और अगर मैं ये सोचता रहता कि चप्पल की जगह जब बूट आएँगे तब काम करूँगा, तो दोस्त आज भी मैं भिखारी होता। द लीग ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। आप एक सफर को शुरू करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है आपका पहला कदम। आज मौका है दोस्त, पहला कदम उठाइए। जो कुछ आपके पास है वहीं से शुरुआत कीजिए। वेट मत कीजिए कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे भाई गुरविंदर जी, डॉक्टर गुरविंदर जी लुधियाना से, उन्होंने क्रेटा गाड़ी बुक करवा रहे हैं 17 तारीख को। मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए, क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। मेरी 2-3 बार उनसे मीटिंग्स हुई हैं। उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हाँ, वो आज भी जॉब कर रहे हैं, 1 लाख रुपया सैलरी ले रहे हैं वो। लेकिन उन्होंने बीड़ा उठाया है कि मेरे जैसे पता नहीं कितने ब्राड होंगे जिनको आज वो बचाएँगे।
पता नहीं कितने मेघराज शर्मा होंगे जो कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, उनको वो बचाएंगे। अगर आज परमेश्वर ने उनको 1 लाख रुपया हर महीने दिया है अपनी ट्रेडिशनल जॉब में से, आज वो उस जॉब को छोड़कर फुल टाइम रेनेटस वेलनेस को देने वाले हैं दोस्त। सोच कर देखिए, अगर वो इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं और 17 तारीख को क्रेटा गाड़ी टॉप मॉडल वो बुक करवा रहे हैं, अगर वो डिसीजन ले रहे हैं, आप कहां पर स्टैंड करते हैं? प्लीज अपने आप को देखिए। मेरे छोटे भाई चंदन अरोड़ा जी हैं, जो यहीं से पटियाला से हैं, उनका कार एक्सेसरीज का काम, और कल शाम को उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो भी 1.5 लाख रुपया महीने का कमाते हैं अपनी दुकान में से। बहुत अच्छी शॉपिंग है, बहुत अच्छा उनका शोरूम है। वो उन्होंने प्रॉमिस किया कि सर मैं फुल टाइम आपके साथ आ रहा हूँ, और आज वो मीटिंग में भी मौजूद है, फुल टाइम आपके साथ है। दोस्त, अगर वो 1.5 लाख महीना कमाने वाले एक बिजनेसमैन ये डिसीजन ले सकते हैं, आप कहां पर स्टैंड करते हैं? एक बार सोचिए, सोच के देखिए। आज मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां आ रही हैं। आज हम कहीं भी जाते हैं, अभी लास्ट वीक में सारा सारा हफ्ता मैं और गुरजीत सर फील्ड में थे। हम निकले, सबसे पहले पीलीभीत, उसके बाद हम लोग पलिया गए, उसके बाद हम नेपाल गए। नेपाल में हमने काफी वहां पर एंजॉय किया, काम भी किया। फिर उसके बाद नेपाल से सीधा ड्राइव की बिना रुके, सीधा ग्वालियर एमपी। रात को 1:30 वहां पर पहुंचे हम लोग। फिर लगातार दे प्लान ले प्लान, दे प्लान ले प्लान। एक हफ्ते में आई थिंक हमने 150 लोगों को टच किया, 150 लोगों से 1-to-1 बात की। और हमारी जो वर्किंग थी वो प्रैक्टिकल 4 दिन की रही, बाकी ट्रैवलिंग में समय निकल गया। गाड़ी में गए थे, मैं अपनी गाड़ी लेकर गया था, और कम से कम 150 लोगों को हमने 1-to-1 कैच किया। और आज, और अगर मैं अपनी कमाई की बात करूं, तो मेरी जो एवरेज है वो 8 से 10 लाख हर महीने की एवरेज। और दोस्त, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ पता है? सिर्फ एक चीज, आपकी वाई। करना क्यों है? आपकी वाई करना क्यों है? और अगर हम अपनी वाई को क्लियर कर लेना दोस्त, मुझसे बेहतर इंसान आप हैं, मुझसे अच्छे दिखने वाले आप हैं। मैंने -100 से शुरुआत की थी, 0 से नहीं की थी मैंने, -100 से की थी, क्योंकि मैं तो डूबा हुआ था। -100 से मैंने शुरुआत की थी। आज मैं 10 लाख तक पहुंच गया हूं। आप तो 10, 20, 40 हजार कमा रहे हैं, या कम से कम 0 से शुरुआत करेंगे? क्या आप में से कोई व्यक्ति है जो अपने बच्चों को जहर देने वाला है? नहीं है भाई। कर लो, कर लो। आपका जीवन आपके परिवार के लिए बहुमूल्य है। आपके सपने आपके परिवार के लिए बहुमूल्य है, और आपके परिवार के सपने आपके लिए बहुमूल्य होने चाहिए। आपके पास मौका है, वही प्रोडक्ट, वही प्लान, वही विक्ट्री इंटरनेशनल, और वही सब कुछ मेरे पास है, और वही कुछ आपके पास है। वही सारी चीजों से आज मैं 10 लाख महीना कमाता हूं। उन्हीं सारी चीजों से आप बताइए आप कितना कमाते हैं? वही लकी सर मेरे पास है, वही आपके पास है। आप बताइए कितना कमाते हैं? मैं तो 10 लाख कमाता हूं। और भरे मंच में मैं बोल रहा हूं, 21 मार्च 2024 मेरी फॉर्च्यूनर टॉप मॉडल आ रही है, और 21 मार्च 2025, क्योंकि 2 साल मेरे घर को लगेंगे बनने के लिए, पूरा उसको कंप्लीट होने के लिए, तब हम अपने गृह प्रवेश करेंगे। और गृह प्रवेश के अगले साल 2026 21 मार्च मर्सिडीज सी क्लास 72 लाख रुपए की वो आ रही है। दोस्त, बहुत कुछ बाकी है अभी। अभी तो शुरुआत हुई है, जस्ट बिगिनिंग। अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। आप कहां पर हैं?
मैं हूं आपका साथ देने के लिए। मेघराज शर्मा जी हैं आपका साथ देने के लिए। लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी हैं आपका साथ देने के लिए। और यकीन मानिएगा, पैसा अपलाइन कमाती है। ज्यादा पैसा कौन कमाता है बताइए? अपलाइन की डाउनलाइन? कौन कमाता है? सबसे ज्यादा पैसा अपलाइन कमाती है। तो कृपया आप अपलाइन बन जाइए। जो अपलाइन जिम्मेवारियां लेती है वो आप लेना स्टार्ट कर दीजिए। और 23 तारीख की तैयारियां कीजिए। मेघराज शर्मा जी की फॉर्च्यूनर का सेलिब्रेशन है, बहुत धूमधाम से करेंगे और बहुत बड़ा कारवां स्टार्ट करेंगे दोस्त। तब देखना, शुरुआत होगी विक्ट्री की तब। 4x4 महाकुंभ। और 17 तारीख को गुरविंदर जी की, मेरे छोटे भाई की गाड़ी बुक करवानी है लुधियाना में, वहां पर भी आइए। वो उनकी गाड़ी नहीं, वो आपकी गाड़ी भी हो सकती है। और भाइयों, एक और चीज मैं बताकर मैं वाइंड अप करूंगा। इंटरनेशनल टूर जो है इस बार बाली जाने वाला है और उसका सब कुछ फाइनल हो चुका है और 2.5 महीने अभी पड़े हैं। तो आज बैठिए अपनी अपलाइन के साथ। आज अगर आप शुरुआत करें तो आप भी बाली जा सकते हैं। और जब बाली जाकर आप वहां पर, बहुत निहायत ही खूबसूरत है बाली, बीचेस हैं वहां पर, पहाड़ भी हैं, झरने हैं, एटमॉस्फेयर बहुत प्यारा है। और जब वहां पर जाके आप वीडियोस बनाएंगे, डालेंगे, तो वो घूमना घूमना नहीं होगा, वो एक टूल बन जाएगा। और जिन लोगों को आप वो दिखाएंगे अपने स्टेटस पे लगाकर, वो लोग जब आप वापस आएंगे ना बाली से, और वो लोग आपसे मिलने के लिए बेताब होंगे, सर मुझे भी बताओ करना क्या है। तो एक टूल बन जाएगा आपके बिजनेस के लिए। तो अगर आप चाहते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, तो 2.5 महीने रह गए अपनी अपलाइन के साथ। आज ही बैठिए, उनके साथ बात कीजिए और उनको बोलिए कि सर मुझे जाना ही जाना है, प्लीज मुझे आप उस टूर के बारे में बताइए। और 30 जुलाई को भाई हमारा रिट्रीट का भी क्लोजिंग है। तो रिट्रीट की क्लोजिंग पर भी थोड़ा जोर लगा दीजिए, क्योंकि इस बार की जो रिट्रीट है वो भी बड़ी बाकमाल होने वाली है। 5 स्टार जबरदस्त जयपुर में, नॉर्थ के लिए जयपुर में, और साउथ के लिए गोवा में। वाओ, बहुत मजा आने वाला है दोस्त। तैयारी कीजिए, आज ही बैठिए अपनी अपलाइन के साथ, सारे आंकड़े उनके साथ शेयर कीजिए, एक वर्किंग शेड्यूल तैयार कीजिए और कूद जाइए। और ये बरसाती मौसम में काम ज़रूर कीजिए। मेरे पास जैसे एक स्टोरी है कि मैं लटक कर गया पूरी भरी बरसात में, और उस बरसात ने मुझे ऐसा धोया कि मेरी सारी गरीबी उस पानी में निकल गई, और जो नीचे से निकला एक नया इंद्रपाल सिंह बराड़ करोड़पति। तो हो सकता है कि इस बारिश में आप भी निखर जाओ। निकलो, काम करो, बहुत बड़ा काम करेंगे। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। बैक टू होस्ट रॉकिंग रेनेटस।